हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी राइटर पर। तो भाई काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि भैया एसएससी सीजीएल 2024 का जो कोर्ट केस हुआ था उसके रिगार्डिंग कोई अपडेट आई है। तो वो उनको समझ में नहीं आ रही कि क्या चीज़ें चल रही हैं अभी। तो भाई वो इस वीडियो में मैं क्लियर बता दूंगा कि क्या कोर्ट केस का अपडेट है। और अब 1 महीना बचा हुआ है बस सीजीएल 2025 के लिए। लगभग 1 ही महीना बचा हुआ है। 13 अगस्त से प्रीलिम्स का एग्ज़ाम स्टार्ट है। तो आज 12 जुलाई हो ही गया। तो आप मान के चलिए 1 महीना बचा हुआ है। तो और काफ़ी लोग ये बात से परेशान हैं कि अब पेपर का जो वेंडर चेंज हो गया है, उसकी वजह से पेपर का लेवल क्या रहेगा? ये सब सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में पूरी डिटेल से बात करेंगे आज, ठीक है? तो अगर आप चैनल पे नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो चलिए लाइन बाय लाइन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे सीजीएल 2024 कोर्ट केस के रिगार्डिंग। तो आप लोगों को पता ही होगा कि 2024 में जो ड्रामा हुआ था, जो चीज़ें अनसर्टेन हुई थी, जैसे कि आंसर की में चेंजेस, नॉर्मलाइजेशन, ये सारी चीज़ों पे जो नॉन सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं जिनका आधे नंबर या 1 नंबर या फिर इन सारी चीज़ों की वजह से सिलेक्शन नहीं हो पाया था, उन्होंने कैट में केस किया था, ठीक है? तो कैट ने जो फाइनल वर्डिक्ट आया था कैट का, तो उन्होंने केस डिसमिस कर दिया था इस ग्राउंड पर कि वो इंटरफेयर नहीं कर सकते इन सब चीज़ों में, ये एसएससी का इंटरनल मामला है। तो फिर वो केस डिसमिस होने के बाद जो पिटिशनर्स थे वो अब हाई कोर्ट में चले गए हैं उस केस कैट के ऑर्डर को चैलेंज करने। तो उन्होंने कैट के ऑर्डर को चैलेंज कर दिया हाई कोर्ट में, जो कि दिल्ली हाई कोर्ट में उसका केस शायद 25 जून को पहली हियरिंग हुई थी। तो अब उसके आगे फर्दर जो अगली हियरिंग है वो 28 जुलाई को हुई है। जो 28 जुलाई को डेट दी गई है मतलब। तो नेक्स्ट हियरिंग आपको 28 जुलाई को देखने को मिल जाएगी। तो भाई केस में क्या है? देखो केस में उन्होंने ये चीज़ें कही हैं कि जो कैट का जो ऑर्डर था, उन्होंने ये बात कही थी कि उसमें एग्ज़ाम में कुछ डिस्क्रिपेंसीज़ हुई थी, जिसकी वजह से एग्ज़ाम उतना फेयर नहीं हो पाया। तो लेकिन ये उनका इंटरनल मामला है, इसमें कोर्ट इंटरफियर नहीं कर सकता है। तो इस ग्राउंड पे केस उन्होंने डिसमिस कर दिया था। तो फिर पिटिशनर्स से वही उन्होंने उसी बात को चैलेंज किया, जब कैट ने ये चीज़ें कही हैं, तो फिर कुछ ऐसा क्यों नहीं किया गया? जैसे कि पेपर को क्वैश करने के लिए, रद्द करने के लिए बोला गया। तो ऐसा तो देखो कुछ होगा नहीं। मैं जानता हूँ कि अब पेपर को रद्द-वद्द कराना इम्पॉसिबल है, बट उनका भाई राइट है, वो उनको कोर्ट केस करना उनका राइट है, अपने हक के लिए लड़ना उनका राइट है, तो उनको लड़ना चाहिए। जब बाकी आगे फर्दर जो भी होगा उसके लिए हम तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो आप लोग भी इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा डरिए नहीं, क्योंकि अब 1 महीना बचा हुआ है बस। अब सीजीएल 2025 में केवल 1 महीना बचा हुआ है और अब आप उस पे फ़ोकस करिए। अब क्या चीज़ें लोगों के दिमाग में चल रही है, ये सारी चीज़ें मैं बात करूँगा कि अब देखो 1 महीना बचा है तो क्या चीज़ें करनी है। तो सबसे पहले आपको ना अब रिवीज़न पे फ़ोकस करना है कि अब क्या चीज़ें जो पढ़ ली हैं उसको रिवाइज़ करिए। जो चीज़ें आपने पढ़ी है बस उसको ही रिवाइज़ करिए, कुछ भी नया करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? बस आपके नोट्स जो होंगे, आपके क्लास नोट्स होंगे, उनको बस रिवाइज़ कर लीजिए। बाकी इस वीडियो में आपको डिटेल से नहीं बताऊँगा कि कैसे रिवाइज़ करना है, क्या चीज़ें पढ़नी है, क्या चीज़ें नहीं पढ़नी है। उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना दिया है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो वीडियो दे दूँगा, आप अगर देखना चाहो वो वीडियो देख सकते हो। मैंने उसमें डिटेल से सारी चीज़ें बताई हैं। तो यहाँ पे मैं डिटेल से नहीं बताऊँगा, बस कुछ-कुछ चीज़ें बता दे रहा हूँ कि जो चीज़ें आपको करनी है लास्ट के 1 महीने में। जैसे वोकैब है, डेली वोकैब को आपको पढ़ना है, डेली वोकैब को मिस नहीं करना है, क्योंकि वोकैब भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश में आपको कम से कम 10-15 नंबर वोकैब के मिल जाएँगे आराम से। फिर आपको डेली मॉक टेस्ट लगाते रहना है। मॉक टेस्ट में कोई आनाकानी नहीं करनी है भाई, मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी है। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो आप, सीजीएल, सीएचएसएल या फिर इवन बैंक की भी तैयारी कर रहे हो, तो मॉक टेस्ट भाई बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है? तो ये चीज़ें आपको डेली करनी है और कुछ भी नए के चक्कर में मत पड़ो। जैसे कोई अब अलग एग्ज़ाम के पेपर मत सॉल्व करना है या फिर कैट वगैरह या फिर सीडीएस वगैरह के पेपर सॉल्व करने मत लग जाना है। और मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूँ, जो मॉक टेस्ट आप डेली लगाते हैं उसकी टाइमिंग आपको क्या रखनी चाहिए। जैसे मॉक टेस्ट की टाइमिंग है, सुबह आप 9 से 10 के बीच में दे सकते हो, आफ्टरनून में 12 बजे से 1 बजे के बीच दे सकते हो और इवनिंग में 4, 5, 6 के बजे से 6 के बीच में आप ये दे सकते हो, ठीक है? इससे क्या होगा, तो भाई इससे देखो जो जो शिफ्ट होती है हमारी, जो सीजीएल की या फिर सीएचएस एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम की शिफ्ट होती है, वो लगभग अब 3 शिफ्ट में पेपर हो रहे हैं। तो एक मॉर्निंग में होगा, एक आफ्टरनून में होगा, एक इवनिंग में होगा। तो इससे क्या होगा कि जब आप इन सारी शिफ्ट में पेपर अपना मॉक टेस्ट दोगे, तो आपको एनवायरनमेंट उस टाइप का बन जाएगा कि आप सुबह देने की आदत हो गई, तो सुबह अगर आपका शिफ्ट पड़ रहा है तो आप इजीली उसको टैकल कर लोगे। जैसे इन सारी शिफ्ट में अगर आप किसी भी शिफ्ट में आपका पेपर पड़ेगा, तो आप उस चीज़ों को आराम से टैकल कर लोगे, वो क्योंकि आप वो डेली चीज़ के आदी हो जाओगे, तो आपको उस टाइम पे दिमाग ज़्यादा वर्क करेगा, ठीक है? क्योंकि आपको डेली प्रैक्टिस उसी टाइम की है। तो भाई ये चीज़ें आप करके देखो, आपको ज़रूर 2%, 5%, 10% कुछ भी अगर बेनिफिट मिल रहा है, अगर आपका 2-3 नंबर का भी फ़ायदा इसकी वजह से हो जा रहा है, तो आप
आपके लिए बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि मैंने भी यही ट्रिक्स फॉलो की थी कि मैंने एग्ज़ाम के टाइम पे ही मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दिया था, चाहे वो मेंस का हो चाहे वो प्री का हो। प्री के लिए तो ज़्यादा सेफ लगती है, मेंस के लिए तो आप मॉर्निंग में ही लगाओ, ज़्यादा बेटर रहता है। तो वो कुछ लोग जॉब्स वगैरह भी करते हैं तो उनके लिए डिफिकल्ट हो जाता है, बट जो आप बिगिनर हो उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि ये चीज़ें आप फॉलो करके देखो, आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। और ठीक है, और आगे फिर पेपर के लेवल को डिस्कस करेंगे कि पेपर का लेवल क्या हो सकता है। तो भाई काफ़ी लोग इस बात से परेशान हैं कि अब वेंडर चेंज हो गया है, तो क्या पेपर का लेवल हाई होगा या फिर लो होगा। तो भाई देखो, पेपर का लेवल चाहे कुछ भी होगा, क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट रहेंगी वो चीज़ें मैं आपको बताऊं। तो जैसे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, तो एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम आप उठा के देख लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। किसी भी एग्ज़ाम में, एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम में 50 to 60% आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही देखने को मिलेंगे, इवन ज़्यादा ही मिलते हैं। ठीक है, तो 50 to 60% आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिलेंगे, बल्कि डाटा को बस चेंज कर दिया जाएगा। देखो, फिर नए क्वेश्चंस कुछ आएंगे, हाँ बिल्कुल नए क्वेश्चंस जरूर आएंगे, क्योंकि यार देखो, वेंडर चेंज हुआ है तो कुछ सब वेंडर का अपना क्वेश्चन बनाने का तरीका होता है, तो वो लैंग्वेज को नया कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन भाई सबसे इंपॉर्टेंट जो रहेगा आपका कंसेप्ट, कंसेप्ट चेंज नहीं होता है। ठीक है, जो कंसेप्ट रहेगा उसी कंसेप्ट पे क्वेश्चन आएगा। ठीक है, लैंग्वेज को बस चेंज कर दिया जाएगा, जो आप लोगों को देखने को मिलेगा। आप अगर अच्छी तैयारी की है तो वो लैंग्वेज पे आप टैकल कर लोगे। ठीक है, और शिफ्ट देखो भाई, कोई शिफ्ट ईजी होगी, कोई मॉडरेट होगी, कोई डिफिकल्ट होगी, तो आपको उससे घबराना नहीं है। उसका इम्पैक्ट आपको नॉर्मलाइजेशन पे देखने को मिल जाएगा। तो अगर आपकी सिर्फ डिफिकल्ट भी आ जा रही है तो आप अपना 100% दे के आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आपको नॉर्मलाइजेशन में बेनिफिट मिल जाएगा, क्योंकि भाई देखो 30-32 शिफ्ट में पेपर होगा तो नॉर्मलाइजेशन तो होगा ही, लगभग 10-15-20 नंबर का डिफरेंस देखने को मिल जाता है नॉर्मलाइजेशन में। तो आप इन सब चीज़ों से मत घबराओ, पेपर का लेवल जैसा भी आएगा आपको उसको टैकल करने की बस क्षमता होनी चाहिए। बाकी कोई ऐसा पेपर नहीं आएगा कि आप अच्छा स्कोर ना कर पाओ जबकि आपने अच्छी तैयारी की हो। तो भाई पेपर का लेवल मेरे हिसाब से मॉडरेट ही आएगा, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट या फिर बहुत ज़्यादा ईजी नहीं आने वाला है। ठीक है, तो भाई मान लेते हैं कि आपका पेपर डिफिकल्ट आता है, डिफिकल्ट शिफ्ट में आपका पेपर आ जाता है, तो उस चीज़ को कैसे टैकल करना है ये चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा। 3 चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, वो 3 चीज़ें आपको ज़रूर फॉलो करनी है। पहले तो आपको एग्ज़ाम हॉल में काम रहना है। देखो, पैनिक बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि आपने कितने लोगों को देखा है कि जब पैनिक सिचुएशन में अच्छे डिसीजन ले लेते हो या फिर सही डिसीजन ले लेते हो। जितना आप काम रहोगे उतना आपका डिसीजन मेकिंग अच्छा रहेगा। तो आपको बस एग्ज़ाम हॉल में राइट डिसीजंस लेने की ज़रूरत है, बाकी आपको कुछ चीज़ें करने की एक्स्ट्रा ज़रूरत नहीं है। देखो, अगर आपने फिर पढ़ाई की है तो बिल्कुल डरो नहीं, क्योंकि यार देखो, पढ़ाई की है तो आपने जो पढ़ा है उसी में से ही पेपर आएगा, कुछ भी नया नहीं आएगा आपको जो पढ़ा ना हो। ठीक है, अगर आ भी गया तो वो चीज़ें ठीक है, सबके लिए आएंगी। तीसरा पॉइंट यही है कि आपको अभी से पॉजिटिव सोच अपनी रखनी है, पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है। ठीक है, पेपर अगर टफ आता है तो केवल आपके लिए ही टफ नहीं आएगा, जितने लोग उस एग्ज़ाम हॉल में बैठे हैं या फिर जितने लोग उस एग्ज़ाम को दे रहे हैं उन सभी के लिए पेपर का लेवल टफ होगा, और उन सभी को प्रॉब्लम होगी। कुछ भी नया आ रहा है तो सबने नया नहीं पढ़ा है। ठीक है, जो थोड़े बहुत एक्सेप्शंस होते हैं, जो टॉपर्स निकल के आ जाते हैं बाहर, वो अलग बात है, लेकिन आपको प्रीलिम्स केवल क्वालिफाई करना है, तो आपको अपना 100% पेपर में दे के आना है। तो ठीक है, तो आपको इस चीज़ में पैनिक नहीं करना है। जितना आप काम रहोगे, शांत रहोगे, एग्ज़ाम आपका उतना ही अच्छा होगा। तो ये चीज़ें आप करो, ये चीज़ें फॉलो करो। अभी से आप एग्ज़ाम देने, जब मॉक टेस्ट देने बैठो तो कामनेस के साथ, कोई भी हड़बड़ाहट नहीं, कोई भी हिचकिचाहट कुछ भी नहीं, बिल्कुल आराम से सोचो कि नॉर्मल टेस्ट दे रहे हैं, एग्ज़ाम हॉल में भी नॉर्मल टेस्ट देंगे, बाकी कुछ नहीं होगा आपका। जो मैंने भी 5 प्रीलिम्स क्लियर किए हैं भाई, 2 सालों के अंदर 5 प्रीलिम्स दिए हैं, जैसे कि 3 सीजीएल प्रीलिम्स क्लियर किया है, 2 सीएचएसएल का प्रीलिम्स क्लियर किया है। तो मैंने हमेशा यही चीज़ें फॉलो की हैं, जितना काम हो के मैंने पेपर दिया है उतना अच्छा स्कोर मेरा है, जितना घबराता हूँ मैं उतनी मेरे को प्रॉब्लम होती है। तो बस यही चीज़ें मुझे कहनी थी आपको। आप भी अब अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होगे, मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग भी एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करके आओगे। ठीक है, तो जो चीज़ें मैंने बताई हैं वो चीज़ें फॉलो करो। और आपको अगर मॉक टेस्ट में नंबर कम आ रहे हैं तो इसकी वीडियोज़ मैंने पहले बना दी हैं, आप उस वीडियोज़ को देख सकते हो। ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगा। और आप अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए होगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।